हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए मिक्स्ड क्वेश्चंस 2021 जनवरी के पेपर 2 के सीटेट वाले क्वेश्चंस से 14 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके। ये क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द एटमॉस्फेरिक लेयर फ्रॉम अ गिवन फीचर्स ए एंड बी। दो फीचर्स दिए हुए हैं, उसमें से वायुमंडलीय परत की पहचान करनी है। पहला है मेटेओराइट्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। अंतरिक्ष से प्रवेश करने पर उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं। किस परत में? वायुमंडलीय परत में। तो आपको ये बताना है कौन सा परत है जिसमें कि ये उल्का पिंड जल जाते हैं। टेम्परेचर डिक्लाइंस विथ इंक्रीजिंग हाइट इन दिस लेयर। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावट आती है। तो ये दो को आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस एटमॉस्फेयर की किस लेयर में ये होता है। ऑप्शंस है मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। जिसे बाह्य वायुमंडल, क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर को और मेसोस्फेयर कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? सबसे पहले आंसर को हम टिक कर लें। पहले समझते हैं, एटमॉस्फेयर जो है अर्थ के चारों ओर जो है वो बहुत सारे लेयर्स होते हैं, जिसमें कि अलग अलग उसका घनत्व होता है और अलग अलग टेम्परेचर होता है, जिसकी डेंसिटी अलग होती है एंड टेम्परेचर्स ऑल्सो वेरी। डेंसिटीज एंड टेम्परेचर्स वेरी। तो ये एटमॉस्फेयर का जो कॉलम है इज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट लेयर्स। उसमें जो है वो डिपेंड करता है किसके कंडीशन पे? टेम्परेचर के कंडीशन पे। तो क्या क्या है? ट्रोपोस्फेयर है, ये ट्रोपोस्फेयर 5 लेयर है ना, तो हम लोग इसमें 4 लेयर से पूछ रहा है। दूसरा है मेसोस्फेयर, तीसरा है थर्मोस्फेयर, चौथा है troposphere, mesosphere, stratosphere. Second one is stratosphere. This is the third, fourth and fifth. सेकेंड मैं यहाँ लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोज के बाद है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर है मेसोस्फेयर, फिर है थर्मोस्फेयर एंड चौथा है एक्सोस्फेयर। ठीक है। तो अब हमारा मेसोस्फेयर जो है ना, ये थर्ड लेयर होता है। ये थर्ड लेयर, इट इज थर्ड लेयर, जैसा कि ऊपर से हम देख रहे हैं। ये एटमॉस्फेयर का तीसरा लेयर है एंड ये स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद है कि इट इज अबव द स्ट्रेटोस्फेयर, इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ, ये जो है इसका हाइट क्या होता है? अप टू 80 किलोमीटर। मेटेओराइट्स जो होते हैं ना, जो उल्का पिंड होते हैं इस लेयर में, वो बर्न करते हैं, ठीक है। आंसर भी हमारा यही है, उल्का पिंड इसी में बर्न करते हैं, ठीक है। और जब भी स्पेस से एंटर करते हैं इसमें बर्न करते हैं। मेसोस्फेयर 50 किलोमीटर अर्थ के स्पेस के ऊपर से स्टार्ट होता है, 50 और अप टू 8 गोज अप टू 85। 50 किलोमीटर से स्टार्ट होकर अप टू 85 किलोमीटर तक जाता है। यहाँ पर जब टेम्परेचर ड्रॉप्स विथ अल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है इस लेयर में टेम्परेचर घटना शुरू होता है। बाई 80 किलोमीटर इट रीचेज 100 डिग्री सेल्सियस। मटेरियल्स बर्न अप दिस लेयर। इसलिए ये 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और उल्का पिंड इसमें जल जाते हैं। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है? पहला जो है, तो ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर होता है। ट्रोपोस्फेयर जो है, इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ। ट्रोपोस्फेयर जो है, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर।
एटमॉस्फेयर का। इसका एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होता है। और जो हवा हम सांस में लेते हैं वो इस ट्रोपोस्फेयर में ही होता है, इसी लेयर में होता है। और सारा वेदर फेनोमेना जैसा रेनफॉल, फॉग, ये सारी चीज़ें यहीं होती हैं, इसी लेयर में आकर करती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फेयर। ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, ये ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है और इसका हाइट जो है वो 50 किलोमीटर तक हाइट है, एक्सटेंड होता है। ये लेयर क्लाउड्स से फ्री होता है, फ्री फ्रॉम क्लाउड। यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते। एंड एसोसिएटेड विथ वेदर फेनोमेना, ये एरोप्लेन के फ्लाई करने का सबसे आइडियल ये। तो देखते हैं कि हम बादल के ऊपर जब प्लेन जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटोस्फेयर। ये इम्पॉर्टेंट फीचर इसका ये है कि ये यहाँ पर इसमें ओजोन गैस का लेयर भी पाया जाता है। इट कंटेन्स ओजोन गैस। ओजोन गैस का लेयर इसी में होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में। हम लोगों ने कहा कि ये हमें हार्मफुल इफेक्ट, ये सन रे के हार्मफुल इफेक्ट से बचाता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। और मेसोस्फेयर तो हमने जाना कि ये थर्ड लेयर है, और ये थर्ड लेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होता है, और ये 80 किलोमीटर के हाइट पे होता है, और यहाँ पर उल्कापिंड जल जाते हैं। और थर्मोस्फेयर जो है, थर्मोस्फेयर को फिर मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ ताकि आपको क्लियर हो। ये सारा चीज़ क्लियर होने से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर कर पाएंगे। ये थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है, टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और ये इसका एक पार्ट है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर जो है इसका एक पार्ट है थर्मोस्फेयर का। और ये इसका एक्सटेंशन होता है 80 to 400 किलोमीटर। और ये रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। फ्रॉम अर्थ जो होता है ना, अर्थ से जो रेडियो वेव ट्रांसमिटेड होता है उसको वो इस लेयर में ये वो रिफ्लेक्ट होता है। अगला है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर जो है उसको फिर मैं कलर चेंज कर देती हूँ। ये है एग्जोस्फेयर। एग्जोस्फेयर ये अपर मोस्ट लेयर है। इस ये यहाँ पर एयर बहुत थिन होता है, यहाँ पर एयर बहुत थिन होता है, वेरी थिन एयर। और लाइट गैस जैसे हीलियम, सबसे हल्का गैस होता है ना हीलियम, लाइट गैस हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ फ्लोट करते हैं। फ्लोट हियर। और टेम्परेचर यहाँ पर जो एवरी डे जो आपको टेम्परेचर फील होता है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के किसको हम कहते हैं? टेम्परेचर इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एयर को हम टेम्परेचर कहते हैं। ये अलग से हो गया टेम्परेचर। तो हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर समझ लिया, टेम्परेचर समझ लिया, और इस क्वेश्चन का आंसर है कि उल्कापिंड इसमें जल जाते हैं मेसोस्फेयर में। अगला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विथ एप्रोप्रिएट चॉइसेस। इसमें जो जिसका है हमें मैच करना है। तो दिया हुआ है कोनीफेरस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन वेजिटेरियन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रीज एंड टेम्परेट एवरग्रीन। शंकुधारी वन जहाँ पर नोकीला पेड़ होता है, कोन वाला, कोनीफेरस कहलाता है। और ये
भूमध्य वनस्पति जो हुआ जो विषुवत रेखा के आसपास होता है, उष्णकटिबंधीय जो विषुवत रेखा के ऊपर हिस्सा में शीतोष्ण सदाबहार वन। तो ये इसका आंसर होगा कोनिफेरस जो है ना, वो पहले आंसर हम मिला ले। कोनिफेरस फॉरेस्ट होता है सॉफ्टवुड गार्डन, सॉफ्टवुड सदाबहार पेड़। कलर चेंज कर, तो इसका हो गया सॉफ्टवुड सदाबहार पेड़। फिर मेडिटेरेनियन वेजिटेशन होता है वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द महाद्वीपों के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम मार्जिन जो हुआ। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हार्डवुड ट्रीज होते हैं। और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है वो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द फॉरेस्ट होता है। तो इसको कोनिफेरस फॉरेस्ट जो होता है ना, उसमें सॉफ्ट वुड और एवरग्रीन ट्रीज होता है। पहले इसको हम कर दे, इसका ऑप्शन है डी। ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो जो सदाबहार जंगल होते हैं उसमें कोनिफेरस फॉरेस्ट में सदाबहार एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, और वो इन्हें टाइगा भी कहा जाता है। कोनिफेरस को, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है, कोनिफेरस फॉरेस्ट को टाइगा भी कहा जाता है, TAIGA, हिंदी में टाइगा। यहाँ पर लंबे और नुकीले पेड़ होते हैं। इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? चीड़, पाइन, सेडार, ये सब पेड़ को कोनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। फिर है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, ये जो है वो वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कंट्रीज, वेस्ट और साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट, महादेश के साउथ वेस्ट मार्जिन में ये जो फॉरेस्ट होते हैं वो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट मार्जिन से डिफरेंट होते हैं, ये जो वनस्पति होते हैं। तो चूंकि ये मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के चारों ओर पाए जाते हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में, इसलिए इसे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन कहा जाता है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं, यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज होते हैं। यहाँ की लकड़ी जो होती है वो मजबूत होती है, दृढ़ होती है। और ये ट्रीज इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में इतने एक दूसरे से सटे होते हैं कि ऊपर से कैनोपी की तरह बन जाते हैं, और उसके अंदर नीचे सनलाइट अंदर नहीं जा पाता है, सूर्य की रोशनी भी नहीं पेनिट्रेट कर पाती है, इतने वो सघन होते हैं। और दिन में भी रोशनी अंदर तक नहीं जा पाती है। यहाँ पर इस में उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन होते हैं उसमें रोजवुड, महोगनी के पेड़ पाए जाते हैं, और एबोनी, ये सब पेड़ जो कि हार्डवुड ट्रीज होते हैं वो पाए जाते हैं। फिर है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होता है ये इस पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं महादेश के, और ये इसके पत्ते चौड़े पत्ते वाले जंगल होते हैं, और इसमें ये गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका क्लाइमेट ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट में, यहाँ पर रेनफॉल जो होता है वो मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ना कम, और गर्मी में बहुत गर्मी पड़ती है। ये उसमें हार्ड और सॉफ्ट वुड दोनों तरह के पेड़ होते हैं। इसमें जो जंगल इसके पेड़ होते हैं, ओक, पाइन, यूकिलिप्टस, जैसे पेड़ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। दो कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनें।
क्या है? सहारा कभी हरा भरा मैदान हुआ करता था। सहारा वंस यूज्ड टू बी ए लश ग्रीन प्लेन। अब क्या है? सहारा मरुस्थल है, वहाँ डेजर्ट है। केव पेंटिंग इन सहारा डिपिक्ट्स रिवर्स, क्रोकोडाइल्स, एलिफेंट्स, लायंस, कैटल एंड गोट्स। सहारा गुफा में चित्रकला जो बना हुआ है उसमें नदियाँ, मगरमच्छ, हाथियाँ, शेर के पिक्चर बने हुए हैं। तो इसका आंसर आपको चुनना है। तो इसका आंसर यही है कि ये दोनों बात सही है कि सहारा मरुस्थल कभी ग्रीन हुआ करता था और वहाँ जो चित्रकला है गुफा में वहाँ पर ये सब बने हुए हैं। इसका मतलब कि उस समय वो चीज़ें पाई जाती हैं। तो सहारा डेजर्ट कहाँ है? सहारा डेजर्ट नॉर्थ अफ्रीका में है। ये नॉर्थ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा को कवर किए हुए है। यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है, संसार का सबसे बड़ा। इसका एरिया है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा। ये सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज को टच करता है। 11 कंट्रीज के बाउंड्रीज को टच करता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? अल्जीरिया, चैड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और वेस्टर्न सहारा। तो इसका इतना बड़ा स्ट्रेच है, 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का बालू का ही स्ट्रेच है। इतने एरिया में बालू फैला हुआ है और वहाँ पर ग्रेवल प्लेन्स भी है और पठार भी है। ये रॉकी सरफेस भी है। तो ये सहारा पहले कभी हरा हुआ करता था और जो भी पेंटिंग्स है सहारा का उसमें ये सब बने हुए हैं, एलिफेंट, लायन, जिराफ, ऑस्ट्रिच, ये सारे। लेकिन क्लाइमेट में जो परिवर्तन हुआ इसे बहुत हॉट और ड्राई रीजन बना दिया। ठीक है, इसलिए इसका आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर ए बी सी ऑन डॉल्फिन, चूज द करेक्ट आंसर। डॉल्फिन पर दिए कथनों में से ए बी सी पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मीठे पानी में पाए जाते हैं। डॉल्फिन्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। डॉल्फिन सेंचुरी इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ बिहार। डॉल्फिन अभयारण्य बिहार राज्य में स्थित है। द प्रेजेंस ऑफ डॉल्फिन इज एन इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द रिवर। मतलब डॉल्फिन नदी में है, इसका मतलब नदी स्वस्थ है। तो ये तीनों बात सही है, ए बी सी तीनों सही है। तो इसका आंसर होगा सी। डॉल्फिन फ्रेंडली माना जाता है, सी फ्रेंडली। डॉल्फिन जो जंतु है या जो क्रीचर है वो सी फ्रेंडली माना जाता है। ये क्या करते हैं कि जब दूसरे डॉल्फिन बीमार पड़ जाते हैं या जब डॉल्फिन प्रेग्नेंट होते हैं तो एक दूसरे का केयर करते हैं। तो ये एक डॉल्फिन का कहा जाता है कि वो उनका कुछ लैंग्वेज होता है जो आपस में वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत तरह के डॉल्फिन पाए जाते हैं। उसमें एक लोकली डॉल्फिन है जिसे कहते हैं सूसू डॉल्फिन, दैट इज ब्लाइंड डॉल्फिन होता है। ब्लाइंड डॉल्फिन का नाम है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ये भी पाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी में। ये अगर ब्लाइंड डॉल्फिन पाया जाता है तो इसका मतलब है कि रिवर जो है वो हेल्दी है, रिवर के हेल्दी होने का सूचक है, स्वस्थ होने का सूचक है। विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी, विक्रमशिला, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पाया जाता है? डॉल्फिन सेंचुरी
ये बिहार के भागलपुर में लोकेटेड है। ऑफ बिहार, इसीलिए तीनों कथन सत्य हो गया। और किसी भी नदी के वेलबींग को और घड़ियाल और इकोसिस्टम को सही बनाने के लिए घड़ियाल और डॉल्फिन ये सब रिलायबल माने जाते हैं, इसलिए तीनों स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन जनवरी 2021 के सेकेंड पेपर में आया है। बायोगैस से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बायोगैस अनिवार्य रूप से किस किस गैस का मिश्रण है। तो बायोगैस इज एसेंशियली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन, मीथेन एंड हीलियम, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रोजन। तो ये मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है बायोगैस। इसका आंसर हुआ सी। ये एनर्जी और सोशल इशू क्या है? एनर्जी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बायोगैस को लाया गया, बायोगैस का यूज होता है। ये गांव के लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा यूज होता है। बायोगैस क्या है? बायो प्रोडक्ट ऑफ अनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है उसको बायोगैस कहते हैं, जो कि बायोलॉजिकल नेचर से गैस का प्रोडक्शन होता है। बायोगैस टेक्नोलॉजी है कंबस्टिबल गैस। बायोगैस जो होता है उसको कंबस्टिबल गैस भी कहा जाता है, और ये एक वैल्यू एडेड फर्टिलाइजर भी है। तो बायोगैस माइक्रोबायल एक्टिविटी से प्रोड्यूस किया जाता है, और ये वहीं पर यूज होता है जहाँ पर ये प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब गोबर से, गोबर गैस प्लांट जिसको हम कहते हैं उससे बनता है। इसके मेन कंस्टिट्यूएंट होता है मीथेन। 55 से 65% मीथेन इसमें यूज होता है, जिसे हम CH4 से बताते हैं, और 30 to 45% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। CO2 और थोड़ा ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड भी पाया जाता है। ट्रेस होता है, ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए वो नाम मात्र का H2S। तो और उसके अलावा वाटर वेपर, और ये कैसे कैसे बनता है? तो काऊ डंग, पोल्ट्री स्लरी, पिग मैन्योर, ये सारी चीज़ें बायोगैस का कंपोजिशन होता है। इस बायोगैस के प्रोडक्शन में क्या क्या यूज होता है? मेन रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड फॉर बायोगैस प्रोडक्शन आर एनिमल मैन्योर, पोल्ट्री वेस्ट, पिग का वेस्ट, नाइट सॉयल, म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, फॉरेस्ट में जो पत्ते वत्ते गिरे होते हैं, फिर वाटर प्लांट्स, ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री से जो फूड प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग से जो पानी निकलता है, होटल, रेस्टोरेंट, ये सैनिटरी लैंडफिल्स, ये सारी चीज़ों का यूज करके बायोगैस बनता है, जो कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर होता है। उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत कम मात्रा में ट्रेसेस पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट A and B अबाउट रिसोर्सेज and choose the correct answer. All resources have economic value. सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। दूसरा है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में बदल सकते हैं। मतलब टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज द सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। तो ऑल रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यूज, ये सही नहीं है। बट B is true, A is false, B is true। A गलत है, झूठा नहीं है। गूगल का ट्रांसलेशन ऐसा ही होता है, गलत, झूठा नहीं, गलत। तो आंसर हो गया
सी। कुछ रिसोर्स जो है इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं टाइम के साथ, जैसे कि संसाधन तो ये है कि जैसे आपके घर में जो दादी माँ के नुस्खे होते हैं उसका तो कमर्शियल वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर उसको पेटेंट कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा कि कमर्शियल हो जाएगा, तो उसका इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि वैल्यू का मतलब होता है वर्थ, तो कुछ रिसोर्सेज का होता है इकोनॉमिक वैल्यू, कुछ का नहीं होता है। जैसे मेटल का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, लेकिन लैंडस्केप का तो बहुत सुंदर लैंडस्केप है, उसका तो कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता है। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है। जो ह्यूमन नीड को पूरा करता है उससे हम रिसोर्स करते हैं, तो वैल्यू तो मेटल का भी है और लैंडस्केप का भी है, क्योंकि वो मनुष्य को सुख देते हैं, आंखों को अच्छा लगता है, तो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सब्सटेंस को रिसोर्स में बदल सकते हैं। तो लेकिन जो दोनों चीज़ें हैं वो मनुष्य के ज़रूरतों से जुड़े हुए हैं, इसलिए मनुष्य खुद अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। उसका आइडिया, उसका नॉलेज, उसके द्वारा किए गए आविष्कार, ये सारी चीज़ें और रिसोर्स को बनाने में मदद करता है। इसीलिए कहा जाता है कि ए इज़ फॉल्स और बी इज़ करेक्ट, क्योंकि सभी रिसोर्स का इकोनॉमिक वैल्यूज नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ग्रुप ऑफ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का सही समूह को चुनें। इसमें क्या क्या, जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। जलाऊ लकड़ी नहीं होता, जलावन की लकड़ी, या जलाऊ लकड़ी ठीक है चलेगा, इसको हम जलावन भी, जलावन की लकड़ी, जलावन लकड़ी। तो हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइडल पावर, ऑयल, नेचुरल गैस, फायरवुड, कोल, फायरवुड, बायोगैस। इसमें से हमारा है कि कन्वेंशनल जो पारंपरिक स्रोत है वो है ऑयल, नेचुरल गैस एंड फायरवुड। क्योंकि एनर्जी का दो सोर्स है, एक है कन्वेंशनल जिसे हम पारंपरिक कहते हैं, और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल, इसको हम कहते हैं पारंपरिक, और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल जिसे हम कहते हैं गैर पारंपरिक। ठीक है, तो कन्वेंशनल सोर्स में क्या क्या आ गया, कोयला, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, ये हो गया कन्वेंशनल का। हो गया कॉमर्शियल, कन्वेंशनल का दो पार्ट हुआ, इधर लिखते कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। कॉमर्शियल में हो गया कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन कॉमर्शियल हो गया, ये कन्वेंशनल का हम बता रहे दो भाग। नॉन कॉमर्शियल हो गया फायरवुड, लकड़ी, जलावन की लकड़ी, स्ट्रॉ, पुआल, ड्राइड डंग जिसको हम उपले कहते हैं, जो गोबर से बनता है। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स को अलग कलर से लिख दें। नॉन कन्वेंशनल सोर्स में आता है बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट। ये सब क्या हो गया, नॉन कन्वेंशनल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए इसको डिटेल बता दिया। तो ये सारी चीज़ हो गई नॉन कन्वेंशनल। और कन्वेंशनल में हो गया
कि कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी जो कि कॉमर्शियल है, और नॉन कॉमर्शियल में जलावन की लकड़ी, पुआल और गोबर से बने उपले। तो कन्वेंशनल सोर्स को हम कहते हैं कि इसको हम कन्वेंशनल को हम नॉन रिन्यूएबल भी कहते हैं। क्या इसका मतलब क्या है कि इसको हम फिर से ये नॉन रिन्यूएबल है। ये लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स को हम कहते हैं, इसे हम फिर से बना सकते हैं, रीन्यूएबल होते हैं। नॉन कन्वेंशनल रीन्यूएबल, फिर से बना सकते हैं। ये अगेन एंड अगेन इनका हम बार बार यूज कर सकते हैं बिना डिप्लीट किए, इनका क्षरण नहीं होता है। तो इसके अलावा कन्वेंशनल सोर्स का जो एनर्जी होता है वो कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस दोनों के लिए यूज होते हैं, और ये है कि पॉल्यूशन कॉज करते हैं, और ये ओवरऑल एफिशिएंसी जो ये एनर्जी सोर्स का बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है यूज में, और इसका ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होता जो कॉमर्शियल होता है। इसका कहाँ कहाँ यूज होता है कन्वेंशनल सोर्स का, तो थर्मल पावर में होता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, थर्मल पावर प्लांट में, गैस और डीजल पावर प्लांट में। और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उसको हम रिन्यूएबल तो है, होता ही है, इसके अलावा ये हाउस होल्ड पर्पस के लिए यूज हो जाता है। ये पॉल्यूशन नहीं कॉज करते हैं, और इसका एनर्जी सोर्स ये लो होता है, लेकिन ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। इसका कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, तो इसका एप्लीकेशन होता है सोलर प्लांट में, टाइडल प्लांट में, और जियोथर्मल प्लांट में। ठीक है, तो इसका आंसर हम समझ लिए, बढ़िया से समझ लिए कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम आंसर कर पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, मैच द टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विथ देयर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर है लेवल, क्लासिफिकेशन एंड रिसोर्स टाइप। तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, एक्चुअल एंड पोटेंशियल, ओरिजिन, बायोटिक, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टॉक। इधर दिया है एक्चुअल एंड पोटेंशियल, बायोटिक एंड अबायोटिक, यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। पहले हम एक एक करके सब कुछ समझ लें, उसके बाद हम मैच करेंगे। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स जो है वो ह्यूमन के द्वारा यूज होता है, या तो ओरिजिनल फॉर्म में, या तो उसको हम मॉडिफाई करके मनुष्य उसका प्रयोग करता है, जो भी संसाधन होता है। तो ये जो एक्सेसिबिलिटी के आधार पर होता है, ये दो तरह का रिसोर्स होता है। एक रिन्यूएबल जिसे हम फिर से बना सकते हैं, और एक होता है नॉन रिन्यूएबल जिसका फिर से पुनर्निर्माण नहीं हो सकता, जो लिमिटेड स्टॉक में होता है, और उसका स्टॉक एग्जॉस्ट हो जाएगा तो उसको फिर से बनने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब। और रिन्यूएबल जो है अभी हमने देखा, तो इसमें बहुत तरह के सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट, जिसको कि हम फिर से बना सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर यूबिक्यूटस, और ये लोकलाइज जो है इसका होता है कि इसके बारे में हम बताते हैं कि ये रिसोर्स जो कि हर जगह पाया जाता है उसे हम कहते हैं यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मतलब वैसा रिसोर्स फाउंड एवरीवेयर, which are found everywhere। हर जगह पाया जाने वाला रिसोर्स। ठीक है, जैसे एयर हम हर जगह पाते हैं। और लोकलाइज्ड मतलब हुआ कि जो किसी स्थान विशेष पे पाया जाता है, जैसे कोल, कॉपर, ये सब हर जगह नहीं पाया जाता है, ये लोकलाइज्ड होता है। ये रिसोर्स है, लेकिन एक ये लोकलाइज्ड होता है। अब ओरिजिन में होता है बायोटिक। on the basis of origin, और ये हो गया on the basis of distribution।
रिसोर्सेज का। और हमने जो पहले रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल किया, वो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो है वो किस आधार पर है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, है ना, या स्टॉक और एक्सेस के आधार पर। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में आ गया बायोटिक एंड एबायोटिक। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होता है? जिसको लिविंग रिसोर्स होता है, जो जीवित अवस्था में पाया जाता है। लिविंग रिसोर्स जिसमें क्या क्या आया? फॉरेस्ट, प्लांट, एनिमल्स। तो जिसमें से क्या क्या हमें मिलता है? फूड्स, शुगर्स, टी, कॉफी प्लांट से मिलता है। और रिसोर्स जो कि नॉन लिविंग थिंग से बनता है, मेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, अबायोटिक। नॉन लिविंग थिंग से बना हुआ स्टॉक, ये चीज को हम कहते हैं एबायोटिक, जैसे लैंड, वाटर। फिर है एक्चुअल एंड पोटेंशियल, एक टाइप ऑफ और बताया गया है जिसको हम अलग कलर से लिखते हैं यहाँ, एक्चुअल ऑन द बेसिस ऑफ यूज एंड डेवलपमेंट ठीक है। तो एक्चुअल एंड पोटेंशियल। एक्चुअल रिसोर्स क्या हुआ? जो कि जिसका क्वांटिटी पता है, क्वांटिटी इज नोन, उसको हम एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं, डार्क सॉइल का, ब्लैक सॉइल ऑफ महाराष्ट्र या डेक्कन प्लेटो का ब्लैक सॉइल, कोल ऑफ जर्मनी या कोल बेल्ट ऑफ झरिया इन धनबाद। फिर पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? जिसका रिसोर्स का क्वांटिटी नॉट नॉन, इसका क्वांटिटी हमें पता नहीं है, इसे हम पोटेंशियल कहते हैं। तो जब टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगा तब वो उसका हमको फ्यूचर में उसका यूज पता चलेगा। जैसे यूरेनियम जो कि अभी लद्दाख में यूरेनियम पाया गया है, वो पोटेंशियल रिसोर्स है, क्योंकि उसका भी यूज नहीं पता है, कितना पाया जाएगा ये हमें पता नहीं है। तो ये सारा हो गया। तो इसका आंसर हमारा होगा कि ए लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज। तो ये सही, इसका ऐसे रेट से करते तो दिखेगा, इज एक्चुअल एंड संभावित। ओरिजिन के हिसाब से अभी हमने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इट इज बायोटिक एंड एबायोटिक, उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, जो कि कहीं सब जगह पाया जाता है, दैट इज यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज, जो किसी खास स्थान में पाया जाता है। चौथा है स्टॉक के हिसाब से, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अभी हमने सबको डिस्कस किया, इसलिए इसका आंसर है इसका आंसर है सी, है ना। सो लेट मी राइट आंसर विद डिफरेंट कलर। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Two statements are given, we have to find which are true or both are true.
Around 12,000 years ago, a shift to relatively warmer conditions led to development of grasslands in many areas in India. 12,000 लगभग 12,000 साल पहले अपेक्षाकृत गर्म परिस्थितियों में बदलाव के कारण भारत के कई क्षेत्रों में घास के मैदानों का विकास हुआ. There was an increase in the number of deer, antelope, goat, sheep and cattle. हिरन, मृग, बकरी, भेड़ और मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई थी. अब इसका है कि स्टेटमेंट पहला जो बोल रहा है कि 12,000 साल पहले वहाँ पर क्लाइमेट में वर्ल्ड का बहुत चेंज आया था और वार्म कंडीशंस पे हम गर्मी के ज़्यादा गर्म परिवर्तन जो ऐसा हुआ था कि अपेक्षाकृत गर्म हो गया था क्लाइमेट. तो बहुत सारे एरिया में ग्रासलैंड का विकास हुआ, ये सही बात है. तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे मवेशियों की संख्या में वृद्धि हुई थी. तो जो लोग इस एनिमल्स को हंट करते थे, अब वो उनको फॉलो किए, उनका फूड हैबिट को जाने, ब्रीडिंग सीजन को समझे. तो इससे क्या हुआ कि लोगों के मन में ये बात आई कि अब इनको पाला जाए. और इसके अलावा फिशिंग भी शुरू हो गया और इसके अलावा बहुत सारा घास जिसमें अनाज भी होते थे, वो राइस, वीट, इस तरह के अनाजों का उत्पादन होने लगा, जिससे कि इन ये मेन, विमेन, चिल्ड्रन सारे इस ग्रेन को जमा करने लगे. तो इससे क्या हुआ कि वो प्लांट भी उगाना सोचे और जानवरों की संख्या में भी वृद्धि हुई. तो इसका आंसर यही है कि दोनों सही है और B is the reason of A. अगला क्वेश्चन है, which of the following is true in the context of sites? साइट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि these are the places where remains of past are found. ये these are found only, मतलब ये स्थान है जहाँ अतीत के अवशेष मिले थे. These are found only on Earth's surface. ये केवल पृथ्वी के सतह पर पाए जाते हैं. These are found only buried under the earth. ये केवल धरती के नीचे दबे पाए जाते हैं. They are never found under sea or river. वो समुद्र या नदी के नीचे कभी नहीं पाए जाते हैं. साइट क्या है? साइट ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर कि किसी भी चीज़ का, या तो औजार या बर्तन या बिल्डिंग का अवशेष पाया जाता है. तो ये यूज किए जाते हैं, लोगों के द्वारा पॉइंट किए जाते हैं. तो ये सरफेस ऑफ अर्थ में पाए जा सकते हैं, जमीन के अंदर पाए जा सकते हैं, कभी कभी पानी के अंदर भी. तो भीमबेटका जो है ना, वो ऐसा साइट है. कुछ साइट ऐसे हैं जो कि हैबिटेशन साइट्स होते हैं, जो जिससे पता चलता है कि वहाँ लोग रहते थे. तो ये केव्स में, रॉक में, सब जगह वहाँ भी पाए जाते हैं. कुछ चीज़ अर्थ के सरफेस पर पाए जाते हैं, जैसे ताजमहल. कुछ सी के अंदर पाए जाते हैं या नदी के किनारे पाए जाते हैं, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, इंडस रिवर के करीब पाई गई सिंधु घाटी की सभ्यता. तो ये सारी चीज़ें, मतलब A, B, C, ये तीनों कथन सही है. मतलब कि रिमेन्स ऑफ द पास्ट ओनली अर्थ, पृथ्वी के सतह पर. साइट वही स्थान है जहाँ अतीत के अवशेष मिलते हैं पृथ्वी के सतह पर या धरती के नीचे दबे पाए जाते हैं. चौथा गलत है कि वो समुद्र के अंदर भी पाए जाते हैं. ऐसा नहीं, द्वारका समुद्र में समा गया था, उसके अवशेष पाए जाते हैं. अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा ने बनाया था सील आउट ऑफ स्टोन, पत्थर से मुहरें, पीले रंग के डिज़ाइन वाले बर्तन, स्पिंडल वर्ल्स मेड ऑफ आयरन, लोहे से बनी तकली के गोले, गोल्ड वेसल, सोने के बर्तन. तो बहुत सारी चीज़ें जो आर्कियोलॉजी
सर्वे में आर्कियोलॉजी सर्वे में पाया गया वो स्टोन से बने हुए, शेल से बने हुए, मेटल से बने हुए, इवन कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड जैसे मेटल से बनी हुई चीजें पाई गई। वो कॉपर और ब्रॉन्ज जो थे वो हथियार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और गहने बनाने के लिए यूज किए जाते थे। सोने और चांदी का यूज भी होता था गहना और सिक्के बनाने के लिए और बर्तन बनाने के लिए। तो हड़प्पा वाले, हड़प्पन जो थे, हड़प्पा घाट वो लोग पत्थर से मोहरे बनाते थे। ये वो जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होता था और उसमें एक एनिमल का डिज़ाइन, एनिमल को कार्व किया जाता था। और लोहे से बनी तकली टेराकोटा के बने होते थे, ये भी पाए गए, और लोहे के भी बने होते थे। तो इससे क्या पता चला कि तकली से जब गोले बने मिले तो इससे पता चला कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में कपड़े का भी यूज होता था। हड़प्पा बर्तन भी बनाते थे ब्लैक डिज़ाइन के। तो इसलिए ये कहा जाएगा कि सील बना हुआ पाया गया और गोल्ड वेसल्स। तो आंसर इज डी। हड़प्पा सभ्यता को मतलब बारे में बताने वाले दो स्टेटमेंट सही हैं, ए और डी। अगला क्वेश्चन है, ए मैग्नेटिक मेगालिथिक बरियल महापाषाणकालीन कब्रगाह में हैड रिमेन्स ऑफ 2 स्केलेटन्स। वहाँ 2 कंकाल पाए गए, कब्रगाह में 2 कंकाल के अवशेष पाए गए। दोनों में से महिला का कंकाल पता लगाने का उपयुक्त तरीका क्या होगा? एन एप्रोप्रिएट वे फॉर फिगरिंग आउट अ फीमेल स्केलेटन फ्रॉम अमंग द टू वुड बी लुक एट क्या क्या चीजों को? व्हाट वी सी एंड फिगर आउट दैट इट इज द स्केलेटन ऑफ ए फीमेल। किसी महिला का कंकाल को पता लगाने के लिए हमें क्या क्या चीज देखना होगा? मेगालिथिक बरियल्स क्या है? अबव ग्राउंड बरियल चैम्बर्स, ग्राउंड के ऊपर चैम्बर्स बने होते थे, उसमें लार्ज स्टोन से बना होता था, इसलिए इसे मेगालिथिक महापाषाण कालीन बोला जाता है। और वो स्टोन से ढका जाता था। तो इसको सही पता चला करने के लिए कि महिला का बोन स्ट्रक्चर पर देखना होगा। स्केलेटन अगर महिला का है ये पता करना हो तो इस बोन देखना होगा। महिला का बोन स्ट्रक्चर जो होता है वो पुरुष से थोड़ा अलग होता है। द हिप और पेल्विक एरिया जो वीमेन का होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ताकि वो बच्चे को जन्म दे सके। तो एक तो हम कंकाल का बोन स्ट्रक्चर को देख के पता कर सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि महिलाओं के साथ स्केलेटन में ज्वेलरी भी डाल दिया जाता है तो इसलिए उसे महिलाओं का कंकाल समझा जाता था। तो ए और बी स्टेटमेंट सही है। आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ओवरस्टेटिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड। निम्नलिखित में से आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, प्रारंभिक अवधि से शुरू करें। मतलब यहाँ पर आपको अरेंज करना है, ये जो चीज़ें दी हुई हैं इसको प्रारंभिक अवधि से, पीरियड, अर्लीस्ट पीरियड में पहले क्या था? बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेदा, वेदों की रचना की शुरुआत। बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथ्स, महापाषाणों की निर्माण की शुरुआत। सेटलमेंट ऑफ फार्मर्स इन इनाम गांव में किसानों की बस्तियां। और चरक जो थे वो मेडिसिन के प्रणेता माने जाते हैं। तो वेदा का कंपोजिशन जो हुआ था ना वो 3500 ईयर्स अगो हुआ था। तो पहले हम ये लिख लें तो हमें ईयर्स अगो 3500 साल पहले। बिगिनिंग ऑफ द बिल्डिंग ऑफ मेगालिथिस ये 3000 ईयर्स अगो।
settlement of farmers in Inamgaon. It is 27 years ago. And Charak 2000 years ago. तो ये तो इसमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो पूरा क्रम में ही है, इसलिए आंसर इज सी। पीरियड के हिसाब से 35 आरोही क्रम में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर 35, 3000, 2700 years ago and 2000 years ago। अगला, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग। अभी आरोही क्रम में था, अब अवरोही क्रम में रखना है, मतलब नीचे से शुरू करना है। बैकवर्ड, तो इंक्रीज इन द यूज ऑफ आयरन सिटीज, पंच मार्केट कॉइन्स, लोहे नगरों पंच बाजार में सिक्कों के प्रयोग में वृद्धि, बिगिनिंग ऑफ यूज ऑफ आयरन इन द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप में लोहे का उपयोग की शुरुआत, सेटलमेंट ऑफ अरिकामेडू बंदरगाह में बंदोबस्त, बिगिनिंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, संगम साहित्य की शुरुआत। तो सबसे पहले हुआ था यूज ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे, लेकिन ये हम कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द यूज ऑफ आयरन इन सब कॉन्टिनेंट। इसको भी फिर हम ईयर वाइज लिखते हैं, तब हमें तो ये 3000 years ago लोहे की शुरुआत जो हुई। उसके बाद है आयरन सिटीज पंच मार्केट 2500 साल, 2500 years ago। बिगिनिंग ऑफ कंपोजिशन ऑफ संगम लिटरेचर, ये 2300 years ago। And settlement of Aikamedu, it was 1900 years ago। ये क्या था? एल्कोमेडी एक कोस्टल सेटलमेंट था, जो कि जहाँ शिप को अपलोड किया जाता था, गुड्स, शिप में गुड्स अपलोड किया जाता था डिस्टेंट लैंड से। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए पहले होगा सी, ये इसका पहला नंबर होगा, फिर आएगा डी, फिर आएगा ये 3 और ये 4। तो हमारा आ गया सी डी ए बी, सी डी ए बी, मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर। So that's all for today. Thank you.